Hello students, welcome again and also good morning to all of you and welcome to Jagat Sir physics class. And we always say na ki finest and easiest way to learn the concepts of physics. Students, this is my second live class. In this class we will cover the concept. That concept is Biot-Savart's law, the most important concept. After that we will study magnetic field due to current carrying straight wire. ठीक है student, one thing, if you have not subscribed my channel, please subscribe it so that you can get all the notification time to time and press the bell icon also. स्टूडेंट, जब तक हम स्टार्ट करते हैं आप एक बार देख लीजिए कि आज हमें क्या करना है. आज के की पॉइंट्स हमारे क्या रहेंगे. बायोट-सावर्ट लॉ रहेगा, कनेक्टिविटी रहेगी हमारी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, उनकी यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला हम देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन फार्मूला हम स्टडी करेंगे. और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर कैरिंग करंट और उनके कुछ स्पेशल केसेस. दीज आर द की पॉइंट्स फॉर टुडेज क्लास. स्टूडेंट, जब तक सारे बच्चे लाइव होते हैं आप तब तक नोट कर लीजिए प्लीज इन चीजों को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं.
हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फिर से और वेलकम है जी आपका। आदाब, सत श्री अकाल। और तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब हमने इस क्लास के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो सबसे बड़ी बात आती थी कि यार हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने वाली कोई ना कोई चीज़ हो, कोई ना कोई हमारे पास लो हो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमें दे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं करंट और मैग्नेटिज्म के बीच जाके खड़े हो गए हैं। आप एक उस भंवर में फंस चुके हैं जहां एक साइड करंट बैठा है, दूसरी साइड कह रहा है मैग्नेटिज्म। ठीक है, कह रहा है कि आप मेरे को दोनों को रिलेट कर दो। अब उन दोनों को रिलेट करने का क्या कोई कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले हम सीखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या चीज है या मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करता हूं मैं बेसिकली। देखो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की तो जब मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सीख के आए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के रट्टे भी मारे होंगे आप लोगों ने कि रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मारे होंगे ना। अब ऐसे ही उसी तरीके से आप यहां पे भी कह सकते हो कि रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन यहां पे एक मैग्नेट की बात ही नहीं चल रही, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की भी बात चल रही है। और ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने हमें यह बता दिया कि करंट जो कैरी कर रहा है कंडक्टर, उसके चारों ओर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो अगर हमने उसके रीजन में मैग्नेट रख दी तो वो मैग्नेट में क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन अगर करंट है तो, यानी कि करंट कौन बनाता है, चार्ज जो मोशन में आता है। यानी कि स्टैटिक चार्जेस के लिए ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। स्टैटिक चार्जेस के लिए ये वाले कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल नहीं है। स्टैटिक चार्जेस के लिए कौन सी फोर्स होती है भाई? मान लो मैंने Q चार्ज बैठा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा दिया, तो हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस? F is equal to Q into E। F is equal to Q into E। अगर आपने मेरा कल वाला लेक्चर देखा तो मैंने सारी फोर्सेस बताई हैं, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फोर्सेस की भी बात करी है, जिसमें मैंने ग्रेविटेशन की तो बात नहीं करी मैंने, और लीनियर फोर्स की भी बात करी है, जिसके अंदर हमने F is equal to 6 pi eta RV की बात करी है, F is equal to KX की बात करी है, और F is equal to QE की बात करी है, F is equal to QVP sin theta की बात करी है। तो वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर दी। आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिफाइन कर चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर उसके अंदर उसके रीजन में आप जाएंगे तो वहां पे भी आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, वहां पे भी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन और भी बना सकते हैं कि रीजन और स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। बोल सकते हैं ना आप? बिल्कुल। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए दो साइंटिस्ट आगे आए, एक बायोट और दूसरा सबर्ट। अब उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट का नाम अपने ही नाम से रख दिया यार, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने ऐसा किया है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट बनाए अपने नाम से रख दिया ताकि उनको याद तो करें, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट के रट्टे मारते रहते, उनको कौन याद करता है ना। पहले भी फिजिक्स इतनी भारी बना के रखती, ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ 10 तो उसमें वो आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम अपनी बात पे आते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब बायोट-सावर्ट ने क्या किया? बायोट-सावर्ट ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया ऐसे, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज XY, ठीक है ना, दिस इज XY इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I be the amount of current that is flowing through this wire। अब उन्होंने क्या किया? बायोट और सावर्ट ने एक लॉ दिया, जो लॉ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। उसने क्या किया? इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए और इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया। उस टुकड़े का लेंथ जो लिया उसने, दैट इज dl, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, then this is ideal is the current element, ideal is current element
element, ideal is the current element whose length is dl, I is the current that is flowing through the xy conductor. ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें इस आइडियल के कारण किसी पॉइंट P पे जाके क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे जाके. एंड लेट अस कंसीडर दिस P lies at a distance r from the center of this dl. Center of this dl is, say this is A, then AP is equal to r. dl और r के बीच का एंगल हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि द एंगल बिटवीन dl एंड r इज थीटा. यानी कि हमने क्या कहा कि थीटा बी द एंगल बिटवीन dl एंड r. ठीक है ना, dl एंड r, dl और r वेक्टर के बीच का एंगल है. ठीक है जी. अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में आपसे पूछूं कि यहां कैसे होगा, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड थंब रूल ले लीजिए, तो कर्व ऑफ फिंगर कहां, अंदर की तरफ जा रही है, और अंदर की तरफ जाने के लिए मैंने क्या कहा था, क्रॉस मार दो. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्स. ठीक है, इनवर्स होगा, अंदर की तरफ होगा. मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा dB. अब उनका लॉ क्या कहता है, उनका लॉ कहता है कि dB मस्ट बी इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय r का पावर 2 r स्क्वायर. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर. स्टूडेंट इस चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है आपका बायोट-सैवर्ट्स लॉ का. दिस इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर. बायोट-सैवर्ट्स लॉ, this is mu naught upon 4 pi ideal sin theta divided by r square. Now अब देखो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं. हमारे पास लो क्या है, dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta divided by r square. सबसे बड़ी बात है कि हमने sin क्यों लिया, यहां पे sin ऑफ एंगल थीटा हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं थीटा को जीरो करता हूं, if theta is equal to 0 degree, what it mean, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाता है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाता है. इसका मतलब है कि अगर मैं इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेक करना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. एंड ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है कि यहां पे वैल्यू क्या आएगी, इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन साइन ऑफ थीटा. ठीक है, अब बात आती है कि यहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अब परमिएबल का क्या मतलब होता है, हमने तो परमिटिविटी को देखा है. हाँ जी, अगर आपने परमिटिविटी को देखा है कोई बात नहीं, दैट्स वेरी गुड. परमिटिविटी को आपने कहां देखा है, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि परमिटिविटी को आपने कहां देखा है, तो आप सीधा सीधा आंसर करेंगे कि सर जी हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर देखा है. और इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर देखा है तो कहीं ना कहीं परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करती है. अब आप किसकी बात कर रहे हो, अब आप बात कर रहे हो परमिएबिलिटी की. वो तो परमिटिविटी था, वो परमिट करता था, दिस इज परमिएबल. अब परमिएबिलिटी किससे जुड़ी हुई है, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है. यानी कि म्यू नॉट वो टर्म है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट है, एप्सिलॉन नॉट वो टर्म थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट थी. अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो उनका क्या रिलेशन रहता है? दैट रिलेशन आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट, दिस इज द रिलेशन, दिस इज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ 1 upon under root mu naught epsilon naught, and this is the connectivity of mu naught and epsilon naught by the relation. That relation is c is equal to c is speed of light or velocity of light. This is velocity of light. Velocity of light that has the value 3 into 10 raised to power 8 meter per second. अब आप इन दोनों के डायमेंशंस, इनकी वैल्यूज रख के देख लेना. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई into 10 raised to power -7. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to power -12. दोनों वैल्यू रख के देख लेना, वो किसके बराबर आएगा? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड के नियरली इक्वल आएगा ही आएगा. अब आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना है तो आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए उस चीज को कि ये वाली जो टर्म है म्यू नॉट, दैट इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, और एप्सिलॉन नॉट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड. एप्सिलॉन नॉट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब देखो, अब आप अपनी बात को आगे बढ़ा. अब मुझसे पूछा गया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है. तो अब हम बात करते हैं. सबसे पहले dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. आपने कहा बायोट और सेपर्ट ने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट P पे जो r डिस्टेंस पे लाई करता था, r और dl के बीच एंगल था थीटा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर. यानी कि यहां जो dB है उसकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी किस किस पे है? dB is directly dependent on I, dB is directly dependent on dl, dB is directly dependent on sine of angle between dl and r, and inversely proportional to square of distance between P and A and P. This is the thing with the help of which we have derived the concept dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square. Ideal म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, है ना. तो अब मेरा टारगेट क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट्स वगैरह चेक करना. चलो चेक करते हैं फटाफट. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू dB into r स्क्वायर डिवाइड बाय I dl sin थीटा की कोई आपको डायमेंशन फार्मूला नहीं लेना. तो dB इज मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, और ये मीटर स्क्वायर, करंट की होती है एम्पियर, और ये है मीटर. तो ये आ गया आपके पास क्या? टेस्ला, मीटर और पर एम्पियर. दिस इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या बनी? टेस्ला, मीटर, पर एम्पियर. स्टूडेंट, आपको एक बात पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है E इज इक्वल टू F अपॉन Q. इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम, है ना. और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी कि न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये उसकी यूनिट बनती है ना. और मैग्नेटिक फील्ड आप जहां भी जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, और वो वर्ड्स आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल भी रहेंगे. ठीक है. दिव्या, बात ना करें प्लीज, आवाज आ रहा है.
जी स्टूडेंट्स, ये कहां से रुक गया था, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, ठीक है। स्टूडेंट टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा, आफ्टर दैट और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी दोबारा लाइव लेके आओ। स्टूडेंट्स, हमने कहाँ पे रहा था हमारा आर्टिकल, हम चलते चलते कहाँ रुक गए थे, एक बार फिर से मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ इन सभी चीजों को कि dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square. This is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law को आप डायरेक्ट प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। मेरे पास ये कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा I, उसमें से मैंने एक dl लेंथ एलिमेंट ले लिया, ठीक है। dl का पॉइंट P पे से डिस्टेंस जो है वो r है, P पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि मैं कहता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में उसके चारों ओर होगा, उसके चारों ओर किसी पॉइंट P पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट दिस इज mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। अब देखो बच्चों, उसके बाद मैंने कहा ये mu naught क्या चीज है, मैंने इसको बताया एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैंने क्या कहा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा है और ये एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा है, ये दोनों आपस में किस चीज से जुड़े हैं, दिस इज c इज स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने यहां से इस चीज की यूनिट बनाई, इस चीज की यूनिट कैसे बनाई, dB into r square डिवाइड बाय IDL। dB मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, करंट एंपियर, लेंथ क्या आ गया मीटर, तो आपके पास टेस्ला मीटर पर एंपियर, दिस इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एंड वी कैन आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है जी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एंपियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4। ठीक है, अब हमने कहा कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, ऐसे निकालते हैं हम, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम की जगह न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, यानी कि न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जो किसके बराबर होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर होती है। अब कैसे बराबर होती है उस पे हम थोड़ी बात करना चाहते हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ के आए हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ के आए हो एज इट इज आप मैग्नेटिक फ्लक्स को भी पढ़ लो, जैसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बातें करी वही की वही बात है आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कर दो। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्या था, एरिया। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनाना चाहूं तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट क्या बनेगा, ऑफ कोर्स एरिया।
ठीक है ना, ऑफ कोर्स एरिया बनेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट का नाम बड़ा ही फेमस है, वेबर। वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। देन दिस टेस्ला इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने कुछ एक बातें कर दी। अब हम अपनी बात को फिर से लेके चलते हैं। हमने क्या कहा, एक्चुअल में हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से डीएल लेंथ एलिमेंट लिया है, यहां पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डीबी, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। हमने ये बातें करी हैं, और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो डीबी की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी बायोट और सेवेट का लॉ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड करता है ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। अब आप देखो, जब मेरे को 11th क्लास में मैंने बड़े तगड़े तगड़े रट्टे मारे थे, और 11th क्लास में मेरे को एक बात याद है। वो बात क्या थी, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब बच्चों मेरे को दिख रहा है यहां पे आई डीएल साइन थीटा, देख रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आई क्रॉस डीएल। भाई आई डीएल साइन थीटा मेरे को दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई क्रॉस डीएल। पहली बात तो है आई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आई और डीएल की डायरेक्शन तो सेम है, आई और डीएल की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो फिर ये एंगल किसके बीच का है यार, थीटा जो था वो तो एंगल किसके बीच का था, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल और आर के बीच का एंगल था वो तो फिर डीएल और आर को आप लेके आओ। यानी कि अगर मैं ये डीबी क्या है, मैग्नीट्यूड है केवल मेरे पास, ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ना। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं यहां पे, तो डायरेक्शन को कौन डिनोट करेगा, कहां चल रहे हो आप, आर के अलावा, यानी कि डायरेक्शन को डिनोट करने वाला कौन है, आर, है ना। भाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वही तो है, वही उसी के विद रिस्पेक्ट तो काम करना है आपको। तो डीबी वेक्टर कब बनेगा, जब आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। आर कैप, इस बात को बड़ा ध्यान से समझे बच्चों, आर कैप का क्या मतलब होता है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये आपके पास है क्या, मैग्नीट्यूड, ये है आपके पास क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर। अब आर अगर एक वेक्टर होता तो उसके पास क्या क्या होता, एक होता मैग्नीट्यूड, एक होती डायरेक्शन, और डायरेक्शन की वैल्यू क्या बनती, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूं तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा बताइए। अगर मैं आर कैप की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर में अगर रख दूं तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बताइए, बताइए। मेरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर की क्यूब बन जाएगा। ध्यान से सोच लीजिए बच्चों, और सोच के मेरे को बता भी दीजिए कि बन गया कि नहीं बना। इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रखी है ना। अब देखिए यहां से मेरे पास dB इज इक्वल टू क्या बना, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, r वेक्टर के साथ डिवाइड बाय r की क्यूब। अब dl वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट r के साथ, है ना, dl वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट r के साथ, dl और r की क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आपको रोटेशन देखना है ना। dl और r के कारण क्या रोटेशन बनता है, और थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
और जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात आ जाती है, देखो बच्चों आपको याद होगी वो बातें जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि अगर आई कैप का क्रॉस ले लें जे कैप के साथ तो आंसर क्या बनता है, के कैप बनता है कि नहीं बनता। इसका मतलब क्या होता है कि आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यानी कि आप वर्क करोगे एक्स वाई प्लेन में और रिजल्ट कौन लेके जाएगा आपका जेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका यहां पे कैसे कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जिस प्लेन में काम कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, डीबी वेक्टर। यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डीबी will be perpendicular to plane containing dl vector and r vector. dl vector and r vector. Direction of db will be perpendicular to plane containing db vector and क्या db will be perpendicular to plane containing dl and r vector. ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या चीज आई है वो चीज मैं एक बार फिर से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड करी है ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट के साथ डील करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करता है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये डील नहीं करता। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये डील नहीं करता। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ही है, कूलम्ब्स लॉ जैसा ही है। ठीक है, और राइट हैंड रूल का यूज करके हम डीबी की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है इनवर्स तो आप उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है आउटवर्ड्स तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दें। स्टूडेंट्स टेक ए स्क्रीनशॉट of Biot-Savart's law. After that we will move to the next article. This is going to be very interesting article. That interesting article is magnetic field due to a straight infinite conductor carrying current. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड उसका आईआईटी जेईई के न्यूमेरिकल्स में, नीट के न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होता है उस आर्टिकल का। ठीक है, देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर कैरिंग करंट। यानी कि मेरा आर्टिकल है, आप मेरे को चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जी, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट।
कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। देखो बच्चों, मेरी यहां पे जो हेल्प करेगा वो करेगा अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया है वो कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करने वाला है। अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट किया है वो कॉन्सेप्ट है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करेगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्योंकि अब तक हमारे पास हेल्प करने के लिए केवल यही अकेला है बेचारा, और कुछ हमारे पास है भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक कंडक्टर, ये लीजिए जी एक कंडक्टर, दिस इज XY, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, I be the amount of current that is flowing through this conductor। अब हमें क्या करना है, हमें करना है XY कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए आप यहां से स्ट्रेट जो डिस्टेंस हमने लिया है x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना। एक पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, पॉइंट P लाइज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द कंडक्टर XY। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को dB का यूज करना है। dB का यूज करना है तो मेरे को dl लेना पड़ेगा, dl लेना पड़ेगा। ले लेते हैं जी अपने, तो ये देखो, ये लो जी आप dl ले लिया आपने, स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे मुझे इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इससे इसको मिला देना है और डिस्टेंस देख लेना है, दैट इज r से, दैट इज r। और dl और r के बीच आपने एंगल कितना मान रखा है बताओ मुझे, सोच के देखो, dl और r के बीच एंगल कितना माना था आपने, दिस इज थीटा, ये आपने थीटा माना था। ये पॉइंट आप मान लो, ये जो है आपके पास बन गया आइडियल, I करंट फ्लो कर रहा है और dl उसकी लेंथ है, और ये पॉइंट आप मान लो a, ये पॉइंट आप मान लो b, दिस इज एंगल इज 90 डिग्री। एंड लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज phi, ये एंगल मैंने मान लिया क्या, phi, ठीक है जी, phi एंगल मैंने मान लिया। अब देखो जो मेरे को वर्क करना है ना वो मेरे को इस phi के साथ करना है, पता है क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एंड पॉइंट्स के साथ ये एंगल में वेरिएशन आएगी, इस एंगल में आपका जो थीटा है उसके साथ मेरे को काम नहीं करना, वो थीटा तो dl के लिए, मेरे को तो कंप्लीट के साथ वर्क करना है, मेरे को तो कंप्लीट xy के साथ काम करना है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां इसकी जो लेंथ है xy, उसकी जो लेंथ और x के बीच जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, x काफी कम है, ठीक है ना, x काफी कम है किससे, xy से, इसीलिए xy को क्या कहा गया है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कहा गया, दैट्स इट, बस, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ गए कि इसको इनफाइनाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी लेंथ काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस x। x कौन सा डिस्टेंस है, x वो डिस्टेंस है जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जी मेरे को डील करना है किसके साथ, phi के साथ, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखता हूं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ मेरे को क्या कहता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट सम डिस्टेंस r is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। This is the value of small magnetic field na, mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square से, this is equation number 1। अब आप इस ट्राइंगल को उठा के बाहर लेके आओ, ट्राइंगल बना लो यहां पे, आपको तो phi के साथ डील करना है तो phi को यहां पे रखो, phi किस पॉइंट पे है, P पे है, 90 डिग्री किस पॉइंट पे है, B पे है, बाकी कौन बचा, A पे कौन है, थीटा,
एंड लेट अस कंसीडर AB इज इक्वल टू क्या, AB इज इक्वल टू मैंने मान लिया कितना, L के इक्वल, AB इज इक्वल टू L, लेट AB इज इक्वल टू L, PB कितना है मेरा X और AB कितना है R, है ना। अब आप बताओ मुझे कि sin थीटा किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले हम अपनी बात को ऐसे शुरू कर देते हैं, बड़ा इजी वे रहेगा। ये देखो ये कितना एंगल है 90 डिग्री, तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा आपके पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से अगर मेरे को थीटा भी निकालना पड़ जाता तो वो क्या होता 90 माइनस फाइव, तो साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा की जगह क्या है फाइव, कॉस फाइव। ठीक है जी, साइन थीटा की जगह कॉस फाइव रख देंगे, एक बात बन गई है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव। नंबर एक बात तो हो चुकी थी, दूसरी बात है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को चाहिए R की वैल्यू, R की वैल्यू से पहले मैं L की वैल्यू निकाल लेता हूं, और L की वैल्यू को ऐसे निकाल लूं कि वो कैंसिल हो जाए इनमें से। जैसे मैंने यहां से निकाला L बाय x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, 10 कौन सा एंगल 5, तो L इज इक्वल टू क्या बना x tan 5, डेरिवेटिव ले लो बोथ साइड, तो dl इज इक्वल टू क्या बना x, इसका डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर फाइव और d फाइव, दिस इज द वैल्यू ऑफ dl, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यानी कि मेरे को अब काम कहीं ना कहीं cos के साथ ही करना है, cos के साथ करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनाओ, बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू cos 5, तो x इज इक्वल टू r cos 5, यानी कि r इज इक्वल टू x अपॉन cos 5, cos 5 का उल्टा क्या होता है secant 5, ठीक है ना, तो r इज इक्वल टू क्या बना x secant 5, से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बच्चों, हमारे पास आ गई 2, 3 और 4, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं 2, 3 और 4, उनकी वैल्यूज रख दो आप 1 में, पुट वैल्यूज ऑफ 2, 3 and 4 in 1 में पुट कर दीजिए। पुट करके आप मेरे को बताइए कि क्या आएगा आपके पास, dB इज इक्वल टू बनेगा क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ जी, उसके बाद dl की वैल्यू कितनी है जी, dl की वैल्यू है x secant स्क्वायर फाइव d फाइव, आगे कौन है जी साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है cos फाइव डिवाइड बाय r स्क्वायर, r का मतलब क्या है x secant फाइव, तो r स्क्वायर मींस x स्क्वायर secant स्क्वायर फाइव। देखो जो मैंने जो 2, 3 और 4 की जो वैल्यूज थी ना 1 में पुट कर दी, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, 1 में वैल्यूज पुट करनी है, आपने पुट कर दी 1 में वैल्यूज, आपने 1 में वैल्यू पुट कर दी, मैंने देखिए यहां पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, आप चेक कर लीजिए, एक x से एक x कैंसिल हो जाता है, secant स्क्वायर 5 से secant स्क्वायर 5 कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचता है क्या dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या बचा आपके पास I बाय x और cos 5 और d फाइव, cos 5 और d फाइव। स्टूडेंट्स आपके पास जो टर्म जो बाकी बची है दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय x, ठीक है, I बाय x और cos 5 d फाइव। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, मेरे पास जो वैल्यू आई है वो किसके कारण आई है, केवल स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण मेरी वैल्यू आई है ना, मुझे तो पूरा कंप्लीट के लिए चाहिए वैल्यू, मेरे को तो कंप्लीट वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, कंप्लीट वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में कैसे करूं,
कोई ना कोई मेरे को लिमिट चाहिए। लिमिट किसके लिए चाहिए? एंगल के लिए चाहिए, क्योंकि वहां पे कौन है? डी फाई, और फाई की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी देखते हैं। ये देखो एक एंड पॉइंट के साथ बनता है यहां पे, इसको आप मान लो क्या फाई 1, एक एंड पॉइंट के साथ बनता है यहां पे, इसको आप मान लोगे क्या फाई 2, मान लिया, ठीक है जी। अब आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी, बी निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एक्स कोस फाई और डी फाई। अब इसकी लिमिट लिखने का तरीका देखते हैं बच्चों, क्योंकि जब हम इस कॉन्सेप्ट को करते होते हैं तो फाइनली यहीं पे आके हम लिमिट्स की बातें करते होते हैं, ठीक है। और लिमिट्स में हम कहीं ना कहीं पजल भी हो जाते हैं कि यार ये लिमिट कैसे ले ली, बड़ी ये वाली बातें बड़ी पजल करती होती हैं। तो देखो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, मैं x से y तक जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं ना, मैं ऐसे जा रहा हूं, और आप फाई 1 की रोटेशन देखो, पॉइंट P से रोटेशन देखो उसकी, ऐसे है। मैं कैसे जा रहा हूं? ऐसे। तो मैंने इसको क्या लिया माइनस फाई 1, और फिर मैं ऊपर जा रहा हूं तो इसकी रोटेशन देखो, उसकी रोटेशन भी तो ऐसे ही है जैसे मैं मूव कर रहा हूं, तो इसको मैंने क्या लिया प्लस फाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करना काफी इजी हो गया है। किसके विद रिस्पेक्ट काम कर रहा है? केवल फाई की विद रिस्पेक्ट। तो आप बाकी टर्म्स बाहर लिख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर ले लीजिए, आई बाय एक्स बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन में बचेगा माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2 और कोस फाई डी फाई। स्टूडेंट्स मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एक बात बताई थी, अगर आपको वो बात याद नहीं है तो उस बात को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि को का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो फिर कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कोस फाई डी फाई का क्या रहेगा? कोस का होता है साइन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और वो भी रहेगा प्लस आई बाई एक्स, कोस का रहेगा साइन फाई, लिमिट्स हैं आपके पास माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 तक, है ना। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अब आपके पास बी की वैल्यू क्या आई? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या आई भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई एक्स, और यहां पे साइन अपर लिमिट फाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 1, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, यहां माइनस ये आ जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय x sin फाई 2 प्लस sin फाई 1। स्टूडेंट ये बात आप याद रखना कि x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे कि x कैसा डिस्टेंस है? x is the perpendicular distance of the point where we are going to observe the magnetic field, ठीक है ना, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लो बेटा, ये जो आपने निकाला है ना, ये कॉन्सेप्ट जो आपने किया है, इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात क्या है? यहां पे x क्या चीज है? x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक स्ट्रेट कंडक्टर से, किसका? ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा P, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? x, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप एक बात सुनो, अगर ये कंडक्टर हो जाए इनफाइनाइट लेंथ का, अगर ये कंडक्टर ऐसे बोर्ड से बाहर हो जाए, यहां पे भी बोर्ड से बाहर हो जाए, यहां पे भी बोर्ड से बाहर हो जाए, तो फिर इनके जो एंगल है ये कैसे जाएंगे? आप बताओ मुझे। इनके एंगल अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, ऐसे जाएंगे तो लगभग 90 डिग्री के बराबर गए, यहां से ऐसे जाएगा ये एंगल, है ना। इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो क्या होगा? If conductor is of infinite length, if conductor
is of infinite length, then phi1 becomes nearly equal to phi2 becomes nearly equal to 90 डिग्री। phi1 और phi2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के नियरली इक्वल हो जाएंगे। phi1 और phi2 हो जाएंगे 90 डिग्री के नियरली इक्वल, है ना। अगर फिर मैंने 90 90 यहां पे वैल्यू रख दी, दिस इज sin 90, दिस इज sin 90, sin 90 वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय x और अंदर sin 90 प्लस sin 90, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय x। दिस इज इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। और एक बात और इसमें ऐड कर लें कि एंड पॉइंट लाइज नियरली एट द मिड ऑफ द कंडक्टर, पॉइंट लाइज नियर द मिड। मिड कैसे कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है P, अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर के लगभग मिड में लाई करता है तो ये बात है। अब फिर कोई और बात भी हो सकती है, हैं? सोचने वाली बात है यार। फिर मैंने ये बात बोल दी कि मिड में हो सकता है और मिड में ना हो तो मान लो कि आपके पास यही एक कंडक्टर है और ये पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड पे जाके बैठ जाए P पे। अब ये इनफाइनाइट है, मान लो ऊपर ले जाओ उसको, तो ये एंगल कितना बनेगा 90। एक एंगल तो 90 बन गया और दूसरा यहां वाला जो बनता था वो कितना है, यहां वाला phi1 तो 0 हो गया भाई, एक एंगल 0 हो गया। इफ पॉइंट P lies near one end, if point P lies near one end, यानी कि अब बात आ गई भाई एक और, उस बात को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इफ पॉइंट P lies near one end, अगर एक एंड के नजदीक लाई करता है ऐसे, तो आपका phi1 क्या हो गया, phi1 तो 0 हो गया और phi2 कितना हो गया, phi2 90 डिग्री हो गया। अब phi2 90 sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो b इज इक्वल टू क्या बना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय x, sin 90 की वैल्यू 1, उसकी 0 1 प्लस 0 1, तो रिजल्ट आपको पता है क्या है। तो स्टूडेंट आज हमने जो यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर दिए हैं। उसमें था हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ, कनेक्टिविटी बिटवीन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट। स्टूडेंट्स 12th के स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ और मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। अपना एक रूटीन बना लें कि हर रोज़ हमें इतना वर्क तो करना ही करना है, तो क्यों ना हम इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म कर जाएं, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट, जो भी मेरी लाइव क्लास होती है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको इजी से इजी वे में आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। तो मेरे टारगेट्स यही है कि हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी उनको मैं इजी से इजी बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आपका हर टॉपिक आपके टिप्स पे होगा, हर एक टॉपिक आपके टिप्स पे होगा और मैं इतना इजी बना दूंगा आपके कॉन्सेप्ट को, आपके सब्जेक्ट को, कि सच में ये आपका क्या बन जाएगा, फेवरेट बन जाएगा। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं 100% श्योर हूं स्टूडेंट कि मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे अब तक लाइव क्लासेस में नहीं आ रहे हैं प्लीज ज्वाइन कीजिए लाइव क्लासेस को, और लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको पता चल जाए कि सर लाइव हैं और आप उस क्लास से जुड़ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Student, take a screenshot. After that, I will stop the live class.